जापान एक ऐसा देश जिसे कभी एक आर्थिक महाशक्ति माना जाता था। वो पिछले 30 सालों से जैसे एक गहरी नींद में था। एक ऐसी नींद जहां कुछ भी नहीं बदल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जाग रहा है और पूरी दुनिया की नजरें उसी पर हैं। तो आखिर जापान की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हो रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इस बड़ी कहानी को समझते हैं। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, एक ऐसी दुनिया जहां सैलरी, घर का किराया, किराने का बिल, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। पर यही जापान की हकीकत थी। और ये एक लाइन जापान के पिछले 30 साल की पूरी आर्थिक कहानी बयां कर देती है। जरा सोचिए, किसी ने 1995 में काम करना शुरू किया और 2023 में भी उसकी तनख्वाह लगभग उतनी ही है। सामान के दाम भी नहीं बढ़े। सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये लाखों जापानियों की जिंदगी की सच्चाई थी। एक पूरी की पूरी पीढ़ी इसी माहौल में पली बढ़ी है। लेकिन अब इतिहास का वो पन्ना पलट गया है। 30 साल पुरानी ये आर्थिक हकीकत, ये एक अनोखा प्रयोग आखिरकार अपने अंत पर पहुंच गया है। कह सकते हैं कि एक युग समाप्त हो गया है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सोचिए, 17 सालों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाना कितना बड़ा कदम होगा। और यील्ड कर्व कंट्रोल जैसी पॉलिसी को खत्म करना, जो दुनिया के सबसे अजीब आर्थिक प्रयोगों में से एक था। ये साफ दिखाता है कि बैंक ऑफ जापान अब एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाने को तैयार है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जापान इस अजीबोगरीब आर्थिक स्थिति में फंसा कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। जापान की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। इसमें एक शानदार आर्थिक चमत्कार का दौर है और फिर दशकों तक चलने वाली एक गहरी खामोश मंदी भी है। 80 के दशक में बबल इकोनॉमी के दौरान लोग इतना अमीर महसूस कर रहे थे कि वो सोने की पत्ती से ढकी सुशी खा रहे थे। लेकिन 1989 में जब बैंक ऑफ जापान ने इस बुलबुले को फोड़ा तो मानो पार्टी अचानक खत्म हो गई। और यहीं से शुरू हुए वो खोए हुए दशक जो जापान की अर्थव्यवस्था पर एक लंबे साए की तरह छा गए। इस आंकड़े की ताकत को समझने के लिए बस इतना सोचिए कि आज की दुनिया में चीन की आर्थिक शक्ति क्या है। 80 के दशक में जापान का दबदबा कुछ वैसा ही था। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यकीन करना मुश्किल है ना? जरा सोचिए, एक शहर के बीचों बीच एक महल की जमीन की कीमत अमेरिका के पूरे कैलिफोर्निया राज्य के बराबर। ये उस दौर के आर्थिक पागलपन को दिखाता है जब चीजों की कीमतें हकीकत से कोसों दूर जा चुकी थी। और जब ये बुलबुला फटा तो अर्थव्यवस्था पर मानो किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। नतीजा 3 दशकों का ठहराव। एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी में कभी महंगाई देखी ही नहीं। उन्हें शायद ये पता ही नहीं था कि चीजों के दाम बढ़ भी सकते हैं। इस ठहराव से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए बैंक ऑफ जापान ने अपने तरकश से कुछ ऐसे तीर चलाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बड़े और बहुत जोखिम भरे प्रयोग थे। दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक। लेकिन इस चार्ट को देखिए, ऐसा लगता है जैसे जापान ने 20 साल तक अपना पैर ब्रेक पर ही रखे रखा, जबकि अमेरिका अपनी कार को जरूरत के हिसाब से तेज और धीमा करता रहा। क्वांटिटेटिव ईजिंग, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, यील्ड कर्व कंट्रोल, ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। चलिए इन्हें एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है अर्थव्यवस्था के इंजन में और ज्यादा तेल डालना। मतलब सेंट्रल बैंक ने खूब सारा पैसा छापा और उसे सिस्टम में डाल दिया, इस उम्मीद में कि इससे आर्थिक गाड़ी फिर से दौड़ने लगेगी। अब ये बहुत ही अजीब आइडिया था। सोचिए, बैंक आपको बचत करने के लिए पैसे देने के बजाय आपसे पैसे काट रहा हो। यही थी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की नीति। इसका मकसद था बैंकों को सजा देना ताकि वो ज्यादा लोन दे और खर्च को बढ़ावा मिले। इसे ऐसे समझिए, बैंक ऑफ जापान ने बाजार से एक वादा किया, हम ये पक्का करेंगे कि आप चाहे 1 साल के लिए उधार ले या 10 साल के लिए, ब्याज दर हमेशा बहुत कम रहेगी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली वादा था जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की। इतने सालों के अनोखे प्रयोगों के बाद भी जो नहीं हो सका वो अचानक हो गया। जापान में महंगाई लौट आई, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ये महंगाई जापान के अंदर से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से आई थी। ये वो अच्छी वाली महंगाई नहीं थी जिसका जापान इंतजार कर रहा था, जो तब आती है जब लोग खुश होकर ज्यादा खर्च करते हैं। ये बुरी वाली महंगाई थी जो यूक्रेन युद्ध और कमजोर येन की वजह से आई।
जिससे पेट्रोल से लेकर खाने पीने का सामान सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। इसी बुरी महंगाई ने एक अच्छा काम कर दिया। कमजोर येन की वजह से सोनी और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों का मुनाफा आसमान छूने लगा। अब इन कंपनियों पर दबाव था कि वो इस मुनाफे को अपने कर्मचारियों के साथ भी बांटें। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद जापान के कर्मचारियों को आखिरकार अच्छी सैलरी हाइक मिली। ये सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए उम्मीद की किरण थी। और शायद यही वो आखिरी संकेत था जिसका बैंक ऑफ जापान इंतजार कर रहा था। तो अब जब ये लंबा और अनूठा प्रयोग खत्म हो गया है, सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? इस बड़े बदलाव का असर जापान और बाकी दुनिया पर कैसे पड़ेगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ होम लोन और सरकारी कर्ज महंगे हो जाएंगे। अगर कोई जापान जाने की योजना बना रहा है तो यात्रा महंगी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जापान में निवेश करना अब ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिससे शायद निवेशक आकर्षित हों। और ये भी हो सकता है कि जापानी निवेशक अपना पैसा दुनिया के दूसरे बाजारों से निकालकर वापस घर ले आएं। तो जापान का 30 साल का आर्थिक प्रयोग खत्म हो चुका है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसके पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं। जापान ने दुनिया को दिखाया है कि आर्थिक नियम हमेशा वैसे काम नहीं करते जैसा हम सोचते हैं। अब ये देखने का समय है कि क्या ये देश अपने लिए एक नया समृद्ध भविष्य लिख पाता है या नहीं।